गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वैद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण, वैद्युत अपघट्यों के वर्गीकरण की बात करें तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो हम साल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि अपने पास में लवण है, क्या है लवण, तो इस लवण का निर्माण कैसे होता है कि जब किसी अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, इसको अम्ल और क्षार, तो अम्ल और क्षार से हमेशा क्या बनता है, लवण बनता है। अगर हम बात करें किसी अम्ल के अंदर हमने क्षार मिलाया, जैसे HCl है, उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, क्षार मिलाया, ठीक है, तो ये भी प्रबल अम्ल है और ये भी क्या है, प्रबल क्षार। तो अम्ल और क्षार से हमेशा क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण, और प्लस में क्या गया अपने पास, H2O। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण का निर्माण होता है। तो हमने ये कहा कि ये जो NaCl है या फिर KCl है, MgCl2 है, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। अब हमने ये कहा कि वैद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वैद्युत अपघट्यों के वर्गीकरण की बात करें तो वैद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण है वो दी गई तनुता पर, तनुता का मतलब क्या है कि विलयन का तनुकरण करते हैं। तनुकरण का मतलब अगर कोई विलेय पदार्थ है, ठीक है, और विलेय पदार्थ के अंदर कोई विलायक क्या है, H2O है, ठीक है, तो इसकी मात्रा, पानी की मात्रा अगर हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीजिंग अगर वाटर कर देते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो कहने का मतलब विलीन कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि दी गई तनुता पर सभी वैद्युत अपघट्य, सभी वैद्युत अपघट्य समान रूप से वियोजित नहीं होते हैं। सभी वैद्युत अपघट्य समान रूप से वियोजित नहीं होते हैं, या आयनित नहीं होते हैं, या आयनों में नहीं टूटते हैं। तो कहने का मतलब भी दी गई तनुता पर सभी वैद्युत अपघट्य समान रूप से आयनित नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वैद्युत अपघट्य अलग अलग विलायक में अलग अलग रूप से क्या होता है, अपघटित होता है, या फिर वो वियोजित होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो इस आधार पर हम ये कहें कि अपघट्यों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, वैद्युत अपघट्यों को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए, अब वैद्युत अपघट्य की बात करें तो दो प्रकार की होती है। एक नंबर होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। और दो नंबर अपने पास क्या है, सेकंड होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या चीज होती है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, कि जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, या इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, परबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे हम बात करें कि परबल विद्युत अपघट्य का निर्माण कैसे होता है, कि यदि परबल अम्ल है, क्या है, परबल अम्ल, ठीक है, और क्या हो जाएगी, परबल क्षार, परबल अम्ल और परबल क्षार से। दूसरा क्या है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से भी किसका निर्माण होता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तीसरा होता है परबल अम्ल और क्या होती है, दुर्बल क्षार होती है, क्या होती है, दुर्बल क्षार। तो इन सभी से किसका निर्माण होता है, इससे बनता है प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल अम्ल हो सकता है, प्रबल क्षार हो सकती है, दुर्बल अम्ल हो सकता है तो प्रबल क्षार हो सकती है, यदि प्रबल अम्ल है तो दुर्बल क्षार हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में कि हमने प्रबल अम्ल लिया और प्रबल क्षार, तो हमने ये कहा कि आपके पास में क्या है, HCl के अंदर हमने क्या मिला दी, क्षार NaOH, और इनसे क्या बन गया, NaCl, और प्लस में क्या आ गया अपने पास H2, क्या आ गया, H2। तो कहने का मतलब ये कैसा हो गया, प्रबल विद्युत अपघट्य। अब हम बात करें दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। अब दुर्बल अम्ल के अंदर हम क्या लेते हैं, दुर्बल अम्ल माना हमने ले लिया एसिटिक एसिड, क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, और इसके अंदर हमने क्या मिला दी, प्रबल क्षार मिला दी, सॉरी हाँ प्रबल क्षार मिलानी है, तो हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने का मतलब यहाँ से ये एसिटिक एसिड है तो एसिटेट बन जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट, क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा अपने पास H2O, क्या आएगा, H2O। तो ये तो हो गया प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, ये होगा दुर्बल अम्ल और क्या आ गया, प्रबल क्षार। तीसरा अपने पास में है प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है। प्रबल अम्ल हमने क्या ले लिया, प्रबल हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या मिला देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, क्या बनेगा यहाँ से, कैल्शियम सल्फेट, क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, और प्लस में अपने पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2। तो प्लस में क्या आएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो कहने का मतलब कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं या प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और ये निम्न प्रकार से बनते हैं, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार से, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से, या प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से। इन सभी का यदि मिश्रण करें तो अपने पास में क्या बनता है, प्रबल विद्युत अपघट्य। अब हम बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या चीज होती है, देखिएगा नेक्स्ट अपने पास में है दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, जलीय विलयन में आंशिक रूप से, या हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। तो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। और इन दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो दी गई घनत्व पर मात्रा उसे क्या बोलते हैं, अल्फा, और इस अल्फा को क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा। अल्फा को क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा, या इसको हम क्या कहते हैं, आयनन की मात्रा, या इसे क्या बोलते हैं, आयनन की मात्रा। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या चीज होती है, कि वे पदार्थ जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, क्या होते हैं, कि जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं, और क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और दी गई तनुता पर वियोजन की मात्रा
या अल्फा की मात्रा है उसको हम किससे परिगणित करते हैं, उसको परिगणित करते हैं अल्फा से। कैसे करते हैं, अल्फा से। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के द्वारा ये दुर्बल वेद अपघट्यों की श्रेणी में आते हैं, कि जो दुर्बल अम्ल और क्या बनते हैं, दुर्बल क्षार से बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में कि दुर्बल अम्ल है, क्या है, दुर्बल अम्ल, ये हो गया अपने पास में दुर्बल अम्ल, और इसी के अंदर हमने क्या मिला दिया, दुर्बल क्षार मिला दी। क्षार कैसे मिला दी हमने, दुर्बल। तो इससे बनने वाला जो अपघट्य होगा वो क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में भी दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या चीज है। तो एग्जाम्पल अपने पास में एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अंदर हमने क्या मिला दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे बनने वाला जो विद्युत अपघट्य होगा वो क्या कहलाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H2O। क्या निकलेगा, H2O। तो अपने पास में क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट। क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट, और प्लस में अपने पास में क्या आएगा, H2O। क्या देगा, H2O। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में दुर्बल अम्ल, और ये क्या हो गया, दुर्बल क्षार। तो दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से मिलकर बनने वाला जो अपघट्य है उसे क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। और ये जल के अंदर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे कि दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य दो प्रकार के। ठीक है, कि जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल, और जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते उसे क्या कहते हैं, दुर्बल। तो पूर्ण रूप से जो आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य किन से मिलकर बने होते, किस श्रेणी में आते हैं, ये प्रबल अम्ल हो सकता है प्रबल क्षार से, दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार, या प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। और दुर्बल विद्युत अपघट्य किससे बनता है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट विद्युत अपघट्यों को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, विद्युत अपघट्यों को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत अपघट्यों को प्रभावित करने वाले, विद्युत अपघट्यों को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है कि विद्युत अपघट्यों को प्रभावित करने वाले, विद्युत अपघट्यों को प्रभावित करने वाले कारकों में यदि हम बात करें सबसे पहले क्या आता है, अंतरायनी आकर्षण बल। क्या आता है, अंतरायनी आकर्षण। ठीक है, तो एक नंबर हो गया अंतरायनी, अंतरायनी आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल। और दो नंबर होता है अपने पास आयनों का विलेयकरण, आयनों का विलेयकरण, आयनों का विलेयकरण। तीन नंबर होती है अपने पास विस्कासिता, जिसको हम क्या कहते हैं, श्यानता। क्या कहते हैं, श्यानता। ठीक है, और चार नंबर होता है अपने पास में ताप। क्या होता है, और पांच नंबर होती है अपने पास सांद्रता। क्या होती है, सांद्रता। तो ये विद्युत अपघट्यों को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत अपघट्यों को प्रभावित करने वाले कारक। तो विद्युत अपघट्यों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो विद्युत अपघट्यों प्रभावित कारक में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, अंतर आयनी आकर्षण बल, आयनों का विलयीकरण, विस्कासिता यानी श्यानता, ताप, और ये क्या हो जाएगी, सांद्रता। अंतर आयनी आकर्षण की बात करें तो अंतर आयनी में क्या हो गया, विलय प्लस में क्या हो गया, विलय, विलय प्लस में क्या हो गया, विलय। ठीक है, तो विलय के जो आयन है, विलय के जो क्या है आयन, तो इन आयन के मध्य जो अंतराणु का आकर्षण बल होता है, अगर यदि वो प्रबल हो जाए तो विलायक के अणु, विलायक के अणु इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है।
भी कहने का मतलब विलेय और विलायक में यदि विलेय के आयनों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल कैसा होता है, प्रबल होता है, तो वो विलेय के अणुओं से क्या होते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आयन आयन का जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो विलायक से क्या है, ज्यादा है। क्या है, विलायक से ज्यादा। इसका मतलब है कि आयन आयन का जो आकर्षण बल है वो विलायक के अणुओं से क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा। तो ये इसको वियोजित नहीं कर पाएंगे, ये इसको वियोजित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आयन विलायक अंतरक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को विलायकन ऊर्जा कहते हैं, और यदि इसमें विलेय खुद क्या हो, जल हो, तो इसे क्या बोलते हैं, जल योजन ऊर्जा कहते हैं। और इस प्रकार के जो विद्युत अपघट्य हैं वो किसके श्रेणी में आते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की श्रेणी में आते हैं। तो कहने का मतलब विलेय और विलायक के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल, या हम कह सकते हैं आयनिक बल का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो कहने का मतलब दोनों की प्रकृति समान नहीं होगी, अंतराणविक आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो विलेय में यदि अंतराणविक आकर्षण बल का मान विलायक से ज्यादा है तो वो अणुओं को पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होने देगा। और इस प्रकार इसका मतलब ये हुआ कि विलेय के अणु विलायक के अंदर वियोजित नहीं होने दे रहे हैं। तो ये जो विद्युत अपघट्य होता है वो कौन सा होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। 2 नंबर है आयनों का विलायनीकरण। नेक्स्ट यदि हम बात करें, दूसरा क्या है, आयनों का विलायनीकरण। तो ये क्या कह रहा है कि विलेय और विलायक है। क्या है, विलेय और विलायक है। अगर विलेय और विलायक के मध्य अंत आयनों का क्या हो रहा है, विलेयकरण हो रहा है, तो दोनों में कैसा होगा, अंतर क्रियाएं क्या होगी, समान होगी, या दोनों में आयनिक बंध क्या होगा, समान। यानी दोनों अपघट्यों के अंदर विलेयकरण का मतलब तभी एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं जब दोनों की प्रकृति क्या होगी, समान। और यदि विलेय और विलाय की प्रकृति यदि भिन्न भिन्न हो जाएगी तो वो एक दूसरे के अंदर विलेय नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिसकी प्रकृति ध्रुवीय होगी तो वो ध्रुवीय विलाय के अंदर विलेय होगा, और जिसकी प्रकृति अध्रुवीय होगी तो वो अध्रुवीय विलाय के अंदर ही क्या होगा, विलेय होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयनों का विलायकीकरण कब होगा, ऐसी दशा में होगा जब इलेक्ट्रॉन की ओर गमन की कमी हो जाती है, अर्थात चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, ऐसी दशा में क्या होता है कि यदि इनकी प्रकृति क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, आकार क्या होगा, बड़ा होगा, तो चालकता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो चालकता में क्या आएगी, कमी। ठीक है, और चालकता में कमी आने से इसके आयनों का क्या होगा, विलायकरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विस्कासिता यानी श्यानता। अगर देखिए, जो विस्कासिता है वो विलायक की क्रिया पर निर्भर करती है। विलायक शांता है या विस्कासिता है, जो विस्कासिता होती है वो विलायक की विलायक पर निर्भर करती है। तो विस्कासिता वो किस पर निर्भर करती है, विलायक पर निर्भर करती है। ठीक है, और विलायक पर निर्भर करती, इसका मतलब ये हुआ कि यदि विस्कासिता की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, यानी कहने का मतलब यदि इसकी शांता क्या होगी, अधिक होगी, विलाय की शांता जितनी अधिक होगी चालकत्व का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। चालकत्व का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये कहने का मतलब है कि जो शांता होती है वो विलायक पर निर्भर करती है, और जितने ज्यादा शांता होगी या किसी पदार्थ की जितने ज्यादा विस्कासिता होगी उसका चालकत्व उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, चालकत्व कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ताप। तो आपको पता है कि ताप बढ़ाने पर, अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर विलेय के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और जैसे जैसे विलेय के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो चालकत्व में क्या आएगी, वृद्धि होगी। चालकत्व में क्या होगी, वृद्धि। क्योंकि ताप बढ़ाने पर चालकत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन अपवाद है कि धात्विक चालकों की चालकता क्या होती है, घटती है। धात्विक चालकों की चालकता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हम बात करें सांद्रता। क्या है? सांद्रता। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो सांद्र विलयन होते हैं, क्या होते हैं? सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन की चालकता का मान क्या होता है? कम होता है। बीजो विलयन क्या होता है? सांद्र होता है। ठीक है, तो सांद्र विलयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? अधिक है। यदि सांद्रता अधिक होगी तो चालकता का मान क्या होगा? कम होगा। चालकता का मान क्या होगा? कम। और यदि इस विलयन का तनुकरण कर दिया जाए, तनुकरण किया जाएगा, आयनों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो चालकत्व में भी क्या होगी? वृद्धि। आयनों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि। तो चालकत्व में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चालकत्व में क्या होगी? वृद्धि। तो कहने का मतलब जो विलयन या जिस विलयन की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी, तो चालकत्व का मान क्या होगा? कम होगा। और यदि विलयन के अंदर पानी की मात्रा बढ़ा दी जाए या उसका तनुकरण कर दिया जाए तो आयनों की संख्या में वृद्धि होगी, तो चालकत्व में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ये थे विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट विद्युत अपघटन सेल। क्या पढ़ेंगे? विद्युत अपघटन सेल। विद्युत अपघटन सेल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत अपघटन सेल। विद्युत विद्युत अपघटनी विद्युत अपघटनी सेल या विद्युत अपघटन सेल। ठीक है, विद्युत अपघटन सेल क्या चीज है? विद्युत अपघटन सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सेल के अंदर हम बात करें तो देखिएगा अपने पास ये क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल का मतलब क्या है? विद्युत अपघटनी सेल का मतलब क्या? देखिए हम बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? ये देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? वोल्ट मीटर। देखिए, तो अपने पास में क्या है? विद्युत अपघटनी सेल है। तो इसके अंदर सेल की बात करें तो इन सेलों को हम क्या कर देते हैं? बैटरी से संयोजित कर देते हैं। इसे करते हैं बैटरी से संयोजित। तो माइनस और क्या आ जाएगा? प्लस का चार्ज। ठीक है, और ये हो जाएंगे इलेक्ट्रोड। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोड। और ये हो जाएगी इसकी दिशा। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं एनोड और कैथोड की। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है या विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं या विद्युत अपघटनी सेल का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है कि वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को इसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है कि विद्युत अपघटनी सेल का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन सेल कहलाती है। ठीक है, और इस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं उसको? वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर की मैकेनिज्म क्या है या इसकी क्रिया विधि क्या है? तो वोल्ट मीटर की क्रिया विधि है, देखिए। तो वोल्ट मीटर क्या कहते हैं कि हम वोल्ट मीटर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। ये वोल्ट मीटर हो गया, आयताकार पाता।
ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है कैथोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के बने होते हैं, प्लेटिनम के बने होते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड किसके बने हैं? प्लेटिनम के। ये जो भाग इसे क्या कहते हैं? एनोड, और ये भाग इसे क्या कहते हैं? कैथोड। ये होता है पॉजिटिव चार्ज और ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से संयोजित कर देते हैं या बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रोड में जैसे ही क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। इलेक्ट्रॉन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे? गमन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो विजन भरा है वो किसका भरा है? एच और Cl का। तो H प्लस आयन होंगे और Cl क्या होगा? नेगेटिव आयन। तो आप जानते हैं कि जो H प्लस आयन है वो तो कहाँ जाएंगे? कैथोड की ओर, और Cl नेगेटिव कहाँ जाएंगे? एनोड की ओर। तो कहने का मतलब इस सेल के अंदर क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज होती है। ठीक है, तो रिडॉक्स में क्या होता है? एक तो होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देगा। और यदि रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ठीक है, तो सेल के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जब अभिक्रिया होगी तो रिडॉक्स में देखिए तो सेल में किस प्रकार से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सेल के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन को गमन करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यदि ऑक्सीडेशन होगा तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Cl का। क्या हो रहा है? Cl है तो वो क्या करता है? Cl माइनस इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Cl 1/2 और प्लस में क्या आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यदि क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन, या क्या होगा अपने पास? ऑक्सीकरण, और दूसरा क्या होगा? अपचयन। तो अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो आपके पास में देखिए कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो जाएगा नेगेटिव की तरफ, और जिसके ऊपर नेगेटिव होगा वो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन पर क्या होता है? H प्लस आयन होता है, वो कहाँ जाएगा? कैथोड के ऊपर। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और जो Cl पर नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ। तो एनोड पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिसका अपचयन होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास में क्या? H प्लस है, प्लस में क्या आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बनाएगा? 1/2 क्या आ जाएगा? H2। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से सेल के अंदर दो प्रोसेस होती है। विभेदन अपघटन सेल के अंदर दो प्रोसेस होती है। एक का होता है विद्युत अपघटन। तो अपघटन के अंदर क्या होती है? रिडॉक्स अभिक्रिया। और रिडॉक्स में दो चीजें होती है, एक तो होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। क्या होता है? अपचयन। तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो देखिएगा अगर आपके पास हम बात करें तो ये जो H प्लस आयन है ये कहाँ जाएंगे? कैथोड की ओर। ठीक है, और Cl कहाँ जाएगा? एनोड की ओर, क्योंकि इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो प्लस हमेशा कहाँ जाता है? माइनस की तरफ, और माइनस कहाँ जाएगा? हमेशा प्लस की तरफ। क्या हो जाएगा? उल्टा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब तो एनोड पर हमेशा क्या जाएगी? Cl, और कैथोड पर हमेशा क्या जाएगा? H प्लस आयन। तो इस प्रकार विद्युत अपघटन सेल के अंदर क्या होती है? ऑक्सीडेशन, और क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये थी अपने पास विद्युत अपघटन सेल की क्या थी? क्रियाविधि। ठीक है, तो इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो हम दोबारा पढ़ लेते हैं इसके लिए। तो विद्युत अपघटन सेल किसे कहते हैं? क्या होता है विद्युत अपघटन सेल की? वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन सेल कहलाती है। यह जो सेल इसकी जो क्रियाविधि होती है उसे कहते हैं वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दोनों प्लेटिनम के बने होते हैं। इसमें HCl का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से संयोजित कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो धारा के विपरीत होता है, अपोजिट होता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से कहा जाता है प्लस की और धारा कहा जाती है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड से कैथोड की ओर और धारा कहाँ से आएगी, कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेल के अंदर क्या होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो क्लोरीन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो H प्लस आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और Cl क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो इस प्रकार विद्युत अपघटन सेल के अंदर की क्रिया विधि समापन होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन सेल कहते हैं। धन्यवाद।